मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। राहुल गांधी इज इमेच्योर, whimsical एंड अनप्रेडिक्टेबल लीडर। गांधी पागल आदमी है यार, राहुल का बात क्यों पूछते हो? देश का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। ये राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रेलर देखकर आपको समझ में आया होगा कि राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन दोनों के बीच जो सियासी जंग होती है उसका रूप क्या होता है, उसका रुख क्या होता है। लेकिन जो ताजा मामला है ना दोस्तों, वो तो गजब है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को भिगो भिगो करके धोया है और इतना बड़ा झटका दिया है दोस्तों, इतना बड़ा, अगर सही मायने में कहें तो 35 साल का सबसे बड़ा झटका। एक तरीके से देखें तो कांग्रेस की दुकान पर ताला लगा दिया है। और बड़ी बात कहूं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, कांग्रेस को हिंदू विहीन कर दिया है। यह हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम की बात बता रहा हूं। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों 3 कहानियां आपको दिखाऊंगा, एक ही तरीके से जुड़ी हुई कहानियां हैं। यह कहानी असम से है, महाराष्ट्र से है। असम में राहुल गांधी को झटका हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। दोस्तों, मुसलमानों के आरक्षण पर हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। और वहां पर अजीत पवार के निधन के बाद जो खेल चल रहा था ना, अल्पसंख्यक संस्थानों को दर्जा देने का, उस पर भी करारा प्रहार किया गया है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिए। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम। आपको पता होगा कि YouTube पूरी दुनिया में उसमें कई सारी तकनीकी दिक्कतें आई और आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमें भी उसका खामियाजा झेलना पड़ा। मगर आप कमेंट करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जय सिया राम। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। नया गीत दोस्तों, होली पर तैयारी चल रही है। बाकी महाशिवरात्रि वाला गीत कमेंट में पिंड किया हुआ है। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये खबर पढ़ लीजिए। असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा। आप जानते हैं, कम से कम 3.5 दशक, 30 साल से भी अधिक, 35 साल, कांग्रेस के लिए इससे बड़ा वफादार नेता, लॉयल नेता हो ही नहीं सकता। अचानक परसों उन्होंने ऐलान किया कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। रिजाइन कर दिया उन्होंने। पूरी कांग्रेस में हड़कंप मच गया। सब भागे भागे, दौड़े दौड़े पहुंचे कि भैया भूपेन बोरा जी, आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अच्छा, भूपेन बोरा कौन है आप समझिए। भूपेन बोरा दोस्तों इस समय भी कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। बड़ा प्रभावशाली पोस्ट है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। आप खुद सोचिए भाई, भाजपा में हो तो वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाता है। आप समझते हैं ना। सारे कांग्रेसी भागे भागे पहुंचे। लेकिन कहानी का असली क्लाइमेक्स तब आया दोस्तों, जब राहुल गांधी को खुद ही फोन करना पड़ा। गांधी परिवार किसी की सुनता नहीं है दोस्तों। हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता को तो भाव दिया ही नहीं। अचानक से फोन किया राहुल गांधी ने और पता चला 15 मिनट बातचीत की है, 15 मिनट। और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो जितेंद्र सिंह नाम है, मैं अभी बयान सुनाता हूं। वो कह रहे नहीं नहीं, वो इस्तीफा वापस ले रहे हैं, ये ठीक नहीं, अब तो राहुल गांधी ने फोन कर दिया। जरा बयान सुनाता हूं आपको, देखिए ये बयान। आग्रह करा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपसे आग्रह करा है। माननीय भूपेन बोरा जी की बात श्री राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से अभी हुई है, साथ साथ वेणुगोपाल जी से हुई है बात।
देख रहे हैं ना, बयान नहीं है। अब दरअसल राहुल गांधी हेमंत बिस्व शर्मा को गच्चा देना चाहते थे। हेमंत बिस्व शर्मा के भी बयान मैंने सुने दोस्तों। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे होगा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, बात हो चुकी है, कांग्रेस से वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कल उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। लेकिन जब ये भूपेन बोरा के आवास पर पहुंचे दोस्तों, तो वहां उनकी पत्नी बेटे ने मुख्यमंत्री की आरती की, स्वागत किया और ये साफ कर दिया कि 22 तारीख को भूपेन बोरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। 35 साल से कांग्रेस के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं दोस्तों। जो भी असम को जानते हैं वो ये जानते हैं कि भूपेन बोरा कितनी बड़ी शख्सियत है। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो खुद कांग्रेसी रह चुके हैं, वो उनके घर गए, बातचीत की। जरा सुनिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी में है। I came to meet the former president of Assam Pradesh Congress Committee as well as the chairman of Congress Campaign Committee, Sri Bhupen Bora, who happened to be my former colleague. We worked in the Congress together for almost 22 years. In fact, we joined together in the Congress party. I left a little early. He is leaving Congress, or he has left Congress already. He will join BJP on 22nd February. हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं दोस्तों कि मैं और वो लगातार 22 साल तक कांग्रेस में कलीग रहे, साथ काम किया हमने। मैं थोड़ा पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और अब वो छोड़ रहे हैं। लेकिन और बड़ी बात है दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता का छोड़ना नहीं है, इस बात को समझिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके बाद एक खुला ऐलान कर दिया, दुदुम्भी बजा दी कि ये जो भूपेन बोरा हैं, ये दरअसल आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू बचे हैं कांग्रेस में, असम कांग्रेस में। अब असम कांग्रेस में कोई हिंदू नेता बचा ही नहीं है जो अपने दम पर राजनीति में आया हो। यह आखिरी हिंदू नेता है और ये साफ साफ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस किसी सामान्य व्यक्ति को फलते फूलते नहीं देखना चाहती है। पूरी की पूरी कहानी तुष्टीकरण की है दोस्तों, ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं। आपको मैं उनका एक और बयान सुनाता हूं, अंग्रेजी में है। उसमें वो बताते हैं कि एक और नेता है प्रद्युत बारदोलोई से, लेकिन वो जीत नहीं सकते, काहे कि जहां से आते हैं वहां तो 90% तो एक खास समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये अकेले व्यक्ति बचे जो अपने दम पर जीत सकते थे। सुन लीजिए। Told you, he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. You may ask, is Pradut Bodloi not a Hindu leader? Pradut Bodloi is a Hindu leader, but he wins from a 90%, a seat where 90% people belongs to another religion. So Bhupen Bora used to fought election from Bipuria. Last time he lost by a narrow margin. His politics is primarily within the Assamese community. So he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर वो कौन सी वजह है कि राहुल गांधी घुटनों के बल आ गए। राहुल गांधी किसी को फोन नहीं करते, बड़े बड़े नेता हैं, किसी को फोन किया उन्होंने? मुझे तो याद नहीं कि मतलब आप समझिए सिंधिया जो हैं उनको भी फोन नहीं किया, किसी को फोन नहीं करते। राहुल गांधी में एक हनक है, एक अकड़ है, वो किसी को फोन नहीं करते। इन्होंने भूपेन बोरा को फोन किया, 15 मिनट बात की, सीधी बात, फिर भी नहीं माने। आखिर क्या वजह है? आखिर वो कौन सा दर्द है, कौन सी चोट लगी है? कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह मीडिया के सामने घोषणा कर देते हैं कि इस्तीफा वापस ले रहे हैं। इसकी वजह खुद बताते हैं भूपेन बोरा दोस्तों। क्या बताते हैं सुनिए। वो कहते हैं कि असम में कांग्रेस का सांसद है रकीबुल हुसैन, पूरी पार्टी का कब्जा उन्हीं के हाथों में चला गया है। अब ये जो गौरव गोगोई है वो तो सिर्फ एक चेहरा है, असल में रकीबुल हुसैन ही पार्टी की कमान संभाल रहा है और उसने बाकी सारे नेताओं को हाशिए पर डाल दिया है। आप समझिए ये रकीबुल हुसैन क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझिए। रकीबुल हुसैन दोस्तों
गोगोई सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन चक्कर क्या है, जैसे ओवैसी साहब है ना उधर हैदराबाद में, वैसे ही दोस्तों असम में एक नेता हैं बदरुद्दीन अजमल, AIUDF। इसी की वजह से ओवैसी असम नहीं आते हैं कि नहीं वहां तो एक अपना भाई है ही, वो कमान संभाले हुए है। आप जानते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, और ये आपको देखना चाहिए कि मुसलमान कितने स्मार्ट होते हैं, सियासी रूप से कितने तेज होते हैं। इस बात को समझिए, पिछले चुनाव में रकीबुल हुसैन बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराते हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से हरा देता है। यानी मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि इस बार तो मोदी जी गए 2024 में, तो अगर हम जिता दें तो थोड़ा बहुत इधर उधर कमी रहेगा तो वो राहुल गांधी बन जाएंगे। आप सोचिए कितने स्मार्ट थे, और गनीमत मानिए कि 240 पे ही अटका। कांग्रेस पार्टी जरा सा भी आगे होती ना तो खेल हो जाता। एक भी पार्टी मोदी के साथ खड़े नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिए। सब अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए रकीबुल हुसैन को असम में एक तरीके से पूरी कमान सौंप दी है। और इस समय मुख्यमंत्री शर्मा ये बताते हैं कि असम में कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। कांग्रेस के कई कार्यालयों में मैं पढ़ रहा हूं, मीटिंग भी एक खास समुदाय की प्रार्थना के साथ शुरू होती है। असम में कांग्रेस बहुत तेजी से बदल रही है, लोग इसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी में आना चाहता है तो उसके लिए पार्टी के अंदर चर्चा करनी पड़ेगी, तमाम चीजें बताते। मतलब जो मुस्लिम लीगी कांग्रेस बोलते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, कभी कभी ये असम में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये पहली खबर है दोस्तों। दूसरी खबर आपको साथ के साथ ये भी मुस्लिम आरक्षण तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ मामला है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण पर फुल स्टॉप लगा दिया है। एक सरकारी आदेश के जरिए जो मुस्लिम समुदाय को शिक्षा पर 5% आरक्षण दिया था, उसको औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। एक नया सरकारी रेजोल्यूशन जारी करते हुए 2014 के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कहां से नया मामला आ गया, तो दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस की सरकार ये खेल करती है। 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मुस्लिमों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का ऐलान किया, अध्यादेश लागू कर दिया, अध्यादेश लेकर आए। लेकिन कोर्ट में यह मामला आया और अदालत की रोक की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। यह नीति कौन लेकर आया, यह भी सुनिए। इनके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के कुछ पिछड़े वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए थे। यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा कि भैया ये धर्म के नाम पर आरक्षण, एक तो धर्म के नाम पर बांग्लादेश ले गए, पाकिस्तान ले गए, सब ले गए, अब धर्म के नाम पर भारत में आरक्षण मुसलमानों को। अदालत में रोक लगी। 14 नवंबर 2014 को यह आदेश था, उस पर रोक लगा दी गई। फडणवीस सरकार ने औपचारिक रूप से पहली बार इसको रद्द किया है। अब लोग कहेंगे कि ऐसा पहले क्यों नहीं किया भाई, तो इसके पीछे का मामला यह है दोस्तों, क्योंकि अदालत ने रोक लगा दी थी, पहली बात। दूसरी बात, यह अध्यादेश था, लागू हुआ ही नहीं कभी। लेकिन अब कानूनी स्थिति है, अदालत में मामला चल रहा है, फडणवीस सरकार ने औपचारिक रूप से रोक लगा दिया कि अब इसमें बात ही नहीं होगी, कोर्ट में सुनवाई की जरूरत ही नहीं है कि यह सही है या गलत है, खत्म, टाटा बाय बाय। कैसा लगा, याद है ना आपको? अब ये फडणवीस सरकार तो कहेगी नहीं, आप लोग कह सकते हैं कैसा लगा, सब बताएंगे। इसी से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों कि AIMIM ओवैसी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रमजान का मुसलमानों को तोहफा दिया है। अब इनको कहने दीजिए,
लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर है दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूं। अजीत पवार का निधन हुआ और निधन के बाद अगले 3 दिन में आप हैरान हो जाएंगे, महाराष्ट्र में 75 शैक्षणिक संस्थानों को आनन फानन में अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। आनन फानन में सोचिए, शोक घोषित किया गया महाराष्ट्र में। मंत्रालय उनका है, वो जीवित नहीं है, पूरा महाराष्ट्र सदमे में है और 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। फडणवीस सरकार को पता चला, सारे फैसलों पर रोक लगा दी गई है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह अल्पसंख्यक विभाग जो मंत्रालय है ना, पहले अजीत पवार के पास था, अब सुनेत्रा पवार के पास है। और उनका निधन 28 जनवरी को हुआ, 28 जनवरी को। और उसी दिन जो पहला प्रमाण पत्र है, जिस दिन दुर्घटना हुआ है, दोपहर 3:09 पर जारी किया गया। फिर पूरे दिन 7 संस्थानों को मंजूरी दी गई और बाकी अगले 3 दिनों में 75 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच। आप सोचिए, राजकीय शोक चल रहा है, निधन हो चुका है, इतने बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, उनके पास मंत्रालय है। आखिर ये खेल कैसे चल रहा है? बाद में पता चला कि कई फाइलों में उनके डिजिटल हस्ताक्षर भी हैं। ये कौन कर रहा था मंजूरी? फडणवीस सरकार तुरंत एक्टिव हुई और जो अल्पसंख्यक विकास विभाग के उप सचिव हैं मिलिंद शेणॉय, उनका तुरंत तबादला कर दिया गया है। इनके जो सचिव हैं रुचेश जयवंशी, ये भी जांच के घेरे में है। अब ये जांच चल रही है कि ये प्रमाण पत्र इतनी तेजी से जारी कैसे हुए। कहीं कोई बाहरी शक्ति तो नहीं है, कहीं कोई पैसे का खेल तो नहीं है, कहीं कोई बड़ी शक्ति इन्वॉल्व तो नहीं है दोस्तों। आखिर ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे दिए कैसे गए? आप जानते हैं दोस्तों, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक और काम किया है। भाई ये 75 तो कैंसिल हुए, महाराष्ट्र में इस समय 8,500 से अधिक अल्पसंख्यक संस्थान है। अब राज्य सरकार सभी की जांच करेगी। ये जो राज्य का अल्पसंख्यक आयोग है, वो सभी रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा ताकि ये पता चल सके कि इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर ये अल्पसंख्यक दर्जा होता क्या है? भाई क्यों उसके पीछे पड़े हुए, एकदम धड़ाधड़। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये नेहरू के समय की बड़ी देन है। ये हिंदुओं के साथ बड़ा इनजस्टिस है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत, ध्यान रखिए, हिंदुओं को छोड़ करके अन्य सभी धर्म के लोग अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। मतलब अपने धर्म के नाम पे, जैसे देखते हैं ना ईसाइयों के इतने सारे स्कूल हैं, मदरसे हैं मुसलमानों के, हिंदुओं में आपको मिलता है। उनको बड़ी छूट मिल गई। दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक को कुचलने के लिए नियम बनाए गए। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों पर ज्यादा तरजीह ही नहीं दी गई है, बल्कि बराबरी का सिद्धांत ही खत्म कर दिया गया। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। और जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होते हैं ना दोस्तों, उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। सरकारी छूट मिलती है, अलग से प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, सरकारी हस्तक्षेप सीमित होता है। ये जो कोटा बढ़ता है ना SC ST का, वो इसमें लागू भी नहीं होता, बस हिंदुओं में लागू होता है। ये जो सोनिया गांधी ने शिक्षा का अधिकार दिया था दोस्तों, जिसमें 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं, उससे ये बच जाते हैं। अब आप सोचिए, कोई भी अच्छा स्कूल, कोई भी, आपने हिंदू स्कूलों पर तो नियम थोप दिया कि आपको 25% गरीब रखने पड़ेंगे, लेकिन जो ईसाई मशीनरियों के होते हैं, मुसलमानों के होते हैं, उसमें कोई छूट, वो अपना करते हैं। अब आप सोचिए कि एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कूल है, भाई हर कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अब कोई बड़ा स्कूल है, 25% आपने आरक्षित कर दिया कि आप गरीबों को देंगे, सिर्फ हिंदुओं के लिए, याद कीजिए, तो क्या होगा? उनकी फीस तो एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही ईसाई मिशनरियों की स्कूल में जाएंगे, वहां तो कोई नियम ही नहीं है, बल्कि वहां तो कई बार लालच चलता है।
वो अपने धर्म से जुड़े लोगों को तरजीह देते हैं। कई हिंदू शिक्षिकाएं हैं, कहा जाता आप धर्म कन्वर्ट करो तो आपको शिक्षक बना देंगे। तो पूरा खेल चल रहा है। इसीलिए अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा पाना भारत में एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ी छूट मिल जाती है। तो ये खेल महाराष्ट्र में चला दोस्तों पिछले 3 दिनों में। उसको देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने न केवल रद्द किया, बल्कि जो ये धर्म मुसलमानों को जो आरक्षण था उसको भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये भी राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। ये तो जानना जरूरी है ना कि आखिर इस देश में ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आखिर इसके पीछे नेहरू गांधी खानदान ने किया क्या है। यही तो नैरेटिव का खेल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट जरूर प्रकट कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जरूर मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।